नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना को हराने के लिए सबसे अचूक हथियार है वैक्सीन। इसीलिए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि सबको वैक्सीन लगवाना है। पीएम मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ कह दी। मसलन बड़ी बातें हम दिखा देते हैं। 21 जून से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाएगी। केंद्र राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगा और राज्यों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। दो टूक स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। वहीं वैक्सीन पर 150 रुपए से ज्यादा का सरचार्ज प्राइवेट अस्पताल नहीं लगा पाएंगे। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन का भी ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। सरकार किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने देगी। 80 करोड़ लोगों के लिए यह बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है। बच्चों के लिए देश में 2 वैक्सीन का ट्रायल जारी है और ट्रायल पूरा होते ही यकीनन बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, जिसका जिक्र आज करते हुए दिखाई दे रहे थे प्रधानमंत्री। वैक्सीन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, यानी कि अब तक जो 25% राज्यों के हिस्से खर्चा था उसको भी केंद्र सरकार ने अपने हिस्से ले लिया है और 75% केंद्र सरकार ही वैक्सीन का पूरा खर्चा उठाएगी। राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं खरीदना होगा। इसको लेकर 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से बाकायदा पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया था। 21 जून से देश में सभी को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और उसी दिन से सभी को फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। 18+ के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन, लेकिन 25% प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया है। वहां पर पैसे देकर आप लगवा सकेंगे, लेकिन सरचार्ज के लिए सिर्फ 150 रुपए ही प्राइवेट अस्पताल वसूल सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन की सुविधा, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। प्राइवेट अस्पतालों में 150 रुपए सर्विस चार्ज होगा। इससे ज्यादा प्राइवेट अस्पताल वसूल नहीं सकते हैं। जबकि गरीबों को दिवाली तक मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया गया है, यानी कि पिछले साल भी हम सब ने देखा था किस तरह का बड़ा फैसला किया गया था और बिल्कुल उसी तरह से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाए, यह सुनिश्चित कराने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। और क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज अपने संबोधन में देश के नाम जब उन्होंने संबोधित किया तो क्या क्या बड़ी बातें कही, सुनिए जरा। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर
भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी एक साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। जब 2014 में
देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई बड़ी बातों को आपने सुना। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर अपनी नीति और नीयत तो बता दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सावधानियों का पालन बहुत जरूरी है। इसके अलावा पीएम ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन का भी ऐलान किया है। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े।
यकीनन मौजूदा वक्त में इसकी जरूरत भी थी। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक के लिए फ्री में अनाज देने की व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर से की गई है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आपको सुनाते हैं पीएम के संबोधन के बाद किसने क्या कहा। पहले राज्यों ने मांग की थी कि खरीद की व्यवस्था हम करेंगे। बाद में सब राज्य कहने लगे कि ये केंद्र ही करे। तो संघ राज्य भावना के तहत मोदी जी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। अभी तक 23 करोड़ डोज जो दिए गए हैं वो मुफ्त दिए गए हैं केंद्र सरकार ने। वैसे ही आगे भी 75% टीका ये केंद्र सरकार खरीद करेगी और राज्यों को मुफ्त में देगी। ये एक बड़ा फैसला है और जिनको निजी में ही लेना है, ऐसे कुछ लोग होते हैं वो निजी में लेंगे, लेकिन बाकी यानी अगर 100 करोड़ टीका लगते हैं तो 75 करोड़ टीका सरकार मुफ्त देगी। जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, आज पूरा देश दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के नजदीक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थी। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से सफलता के साथ चलेगा। मैं एक बार फिर अपनी ओर से और अपने राज्य की जनता की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अब गरीबों को निःशुल्क राशन भारत सरकार के द्वारा नवंबर माह तक दिया जाएगा। ये गरीबों के लिए बड़ा संबल है। सत्ता पक्ष के प्रमुख चेहरों को आपने सुन लिया है। वहीं पीएम मोदी के ऐलान का विपक्ष स्वागत तो कर रहा है, लेकिन जमकर यहां पर सियासत भी शुरू हो गई है। सुनिए। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। साथियों, प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। अब केवल इतना ही बदलाव आया है कि 50% की बजाय 75% वैक्सीन उत्पादन भारत सरकार खरीदेगी। मोदी जी ने यह अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। कि जो अब 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया। ये नागरिक जाने, अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहां से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। देश में इतने भी अमीर नहीं हैं जिनको 25% में खरीद के लगाना पड़े। मैक्सिमम ये होना चाहिए 10% मैक्सिमम। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। और ये भी कहना चाहूंगा कि लगातार विपक्ष की
जो मांग थी, दिल्ली की भी जो मांग थी, वो यही थी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो इस देश में पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसी तर्ज पे वैक्सीन का कार्यक्रम भारत देश में चलाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने आज एक स्वीकारोक्ति की है। आज जब वैक्सीनेशन फॉर ऑल, फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल, तो मुझको लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो दस्तक आई थी उसको सुना गया और ज्वाइंट अपोजिशन ने जो लगातार डिमांड की थी उसको, उस पर शायद प्रधानमंत्री जी की नजर पड़ी। हालांकि शुरू में तो उनके दल के लोग उपहास उड़ा रहे थे इस तरह की सलाह का, सुझाव का। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये संदेश आज बिल्कुल साफ था और जाहिर है इससे उन्हें भी पता चला है कि वैक्सीन को लेकर के, फ्री वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे आवाम में किस प्रकार की एक सोच और एक समझ विकसित हो रही थी। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी पूरे देश में एक शोक की लहर है। नंबर्स लोगों को पराये नहीं लग रहे हैं, आंकड़ा लोगों के अपने घर के नंबर है। एक जब पूरा मुल्क शोक में हो तो प्रधानमंत्री जी की ओर से जो संदेश आना चाहिए था उस शोक के साथ साझा करने वाला संदेश होना चाहिए था, जिसकी मुझे कमी दिखी। कोरोना की सबसे सस्ती वैक्सीन का निर्माण जल्द ही भारत में शुरू हो सकता है। सरकार ने इसके लिए हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल को 30 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। इन डोज को खरीदने के लिए बतौर एडवांस 1500 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है। फिलहाल इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन के मोर्चे पर भारत को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। वैक्सीन के बाद भारत को जल्द ही एक और मेड इन इंडिया वैक्सीन मिलने वाली है। हैदराबाद स्थित कंपनी बायोलॉजिकल कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को बना रही है। इस देसी वैक्सीन के लिए सरकार ने कंपनी को 30 करोड़ डोज के लिए 1500 करोड़ का एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। कॉर्बेवैक्स टीके का अभी फेज 3 ट्रायल चल रहा है। कॉर्बेवैक्स रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये स्पाइक प्रोटीन से बनने वाली पहली कोरोना वैक्सीन है जो देश में सबसे कम कीमत में मिलेगी। इसके बेहतर और असरदार होने का अनुमान जताया जा रहा है। ये कोरोना वायरस की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन से बनी है। ये स्पाइक प्रोटीन ही वायरस को शरीर की सेल्स में घुसने में मदद करता है। इसके बाद वायरस अपनी तादाद बढ़ाकर शरीर में संक्रमण फैलाना शुरू करता है। हालांकि अगर इस स्पाइक को संतुलित और कंट्रोल तरीके से शरीर में प्रवेश कराया जाए तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसके आते ही हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम इसे वायरस मानकर ही एंटीबॉडी तैयार करने लगता है। इस एंटीबॉडी के बन जाने के बाद कोरोना का खतरा काफी कम हो जाता है। साथ ही लोगों के गंभीर तौर पर बीमार पड़ने की आशंका भी घट जाती है। इस वैक्सीन पर भरोसा इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि ये तो जांची परखी तकनीक है जिसका दशकों से हेपेटाइटिस बी के टीके बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना के लिए इस तरीके से बनने वाले कॉर्बेवैक्स पहली वैक्सीन होगी। नोवावैक्स ने भी एक प्रोटीन आधारित वैक्सीन विकसित की है, जिसके इस्तेमाल की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। अब तक जिन वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो mRNA आधारित फाइजर और मॉडर्ना है। वायरल वेक्टर आधारित कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन स्पुतनिक वी है, या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आधारित कोवैक्सीन सिनोवैक कोरोना वैक है। कोर्बेवैक्स mRNA और वायरल वैक्सीन की तरह केवल स्पाइक प्रोटीन को निशाना बनाती है, लेकिन तरीका अलग होता है। कॉर्बेवैक्स की भी 2 खुराक लगवानी होगी। इसे बनाने में कम लागत वाले तरीकों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये सबसे सस्ती वैक्सीनों में से एक होगी। आज तक ब्यूरो। लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, पीएम ने ठाना है सभी को वैक्सीन दिलवाना है, लगवाना है, और ये वक्त की मांग भी है, आज की जरूरत भी है। इससे जुड़ी भी कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से सामने आ रही है। पुणे के पास एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की जान चली गई है। 7 लोगों की मौत की खबर है। पुणे से यह खबर सामने आई है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते 7 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में काम करने वाले 10 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं।
दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कुल 37 मजदूर मौजूद थे। फैक्ट्री में काम करने वाले 10 मजदूर लापता हैं। उनको निकालने की कोशिश कवायद जारी है, लेकिन आसमान की ओर उड़ता हुआ काले धुएं का ये गुबार बताने के लिए काफी है कि कितनी भयंकर आग लगी हुई है। और आग पर काबू पाने में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, लेकिन अब तक 10 लोगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, जबकि इस फैक्ट्री में आग लगने के कारण 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 5 दमकल की गाड़ियां और दमकल कर्मी लगातार इस कोशिश में है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। यह आग कैसे लगी इसके बारे में स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही आग लगी देखते ही देखते 7 लोगों की जान चली गई। इस खबर से जुड़ी हुई जैसी और जानकारी निकलकर सामने आती है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए, कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के बाद अब तीसरी लहर की चर्चा है। ऐसे दावे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा है और इसी खतरे से निपटने के लिए देश में बच्चों की वैक्सीन पर कई शहरों में ट्रायल शुरू हो चुका है। आज दिल्ली के एम्स में 12 से 18 साल के बच्चों को ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन देने की शुरुआत हुई है। इसके पहले पटना और नागपुर में भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों को लेकर अपने कंसर्न जाहिर किए और कई बड़ी बातें कही। कुछ थमा है। 24 घंटे में कोरोना के कुल 1,636,000 नए मामले सामने आए, जो 61 दिन बाद सबसे कम आंकड़ा है। मगर अनलॉक के बीच वायरस का खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर है, जिनके लिए देश में अब तक वैक्सीन नहीं बनी है। इसी बीच एक अच्छी खबर दिल्ली के एम्स से आई है, जहां बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। अब दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी बच्चों की स्क्रीनिंग करके वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स करवाए जाएंगे। ये ट्रायल्स इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत में तीसरी लहर के आने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन अगर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वैक्सीन सामने आ जाती है तो हो सकता है कि उनकी वैक्सीनेशन भी भारत में जल्द ही शुरू हो जाए। हालांकि अभी एम्स पटना के बाद एम्स दिल्ली में स्क्रीनिंग शुरू की जा रही है, लेकिन जो ट्रायल किया जाएगा वो 2 से लेके 18 वर्ष के बच्चों पर किया जाएगा, जो इस वक्त भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आगे जाने के बाद तीसरी लहर से लड़ना ही एकमात्र अभी लक्ष्य दिखाई दे रहा है। एम्स में होने वाले ट्रायल में 525 बच्चे शामिल हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के 175 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के 175 बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में भी 175 बच्चे 2 से 6 साल की उम्र के हैं। इन सभी को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। पहली डोज आज और दूसरी डोज 28 दिन बाद। ट्रायल का मकसद ये देखना है कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित और कितनी असरदार है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वह डेटा जनरेट करने का है कि बच्चों के लिए क्या वैक्सीन सेफ है तो क्या इफेक्टिव भी है, उसी को देखने के लिए ट्रायल्स है। देश में अब तक कुल 3 शहरों में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, पटना, नागपुर और दिल्ली। 3 जून को पटना स्थित एम्स में 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के तौर पर दी गई थी। शनिवार को 7 और बच्चों को वैक्सीन दी गई। वहीं रविवार को नागपुर के मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 41 बच्चों को भारत बायोटेक की ही कोवैक्सीन लगाई गई और अब दिल्ली के एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। इन तीनों शहरों में ट्रायल में शामिल सभी बच्चों को डॉक्टरी देखरेख में रखा गया है। कोरोना के तीसरे लहर में बच्चों को बचाने के लिए पटना एम्स में वैक्सीन का ट्रायल जारी है। 3 जून को जहां 3 बच्चों को कोवैक्सीन का पहला टीका लगाया गया, वहीं 6 जून को 7 बच्चों को इस टीके का पहला डोज जो है वो दिया गया। यानी कि अब तक पटना एम्स में जो बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उसमें अब तक कुल 10 बच्चों के ऊपर ये ट्रायल जो है वो किया गया है। पटना में जिन 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई थी उनकी सेहत अच्छी है। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी
तो बहुत अर्ली है। अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे और उनको फॉलो अप करते रहेंगे। बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए DGCI ने मंजूरी दी है। ट्रायल के लिए इन शर्तों को पूरा किया जाता है। ट्रायल के लिए इच्छुक बच्चों को ही एनरोल किया जाता है। बच्चों के माता पिता से इसकी इजाजत ली जाती है। बच्चों की जांच की जाती है कि वो इस ट्रायल के पैमाने पर खरा उतरते हैं या नहीं। फिर उन्हें वैक्सीन दी जाती है। 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी और ये सेकेंड फेज का ट्रायल जैसे ही खत्म होगा इसका रिपोर्ट DCGI के पास जाएगा। दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज का ट्रायल होगा, जिससे बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। आने वाले 2 महीनों में 3 महीनों में इंडियन वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी जो बच्चों के लिए सेफ हो, जिसके ऊपर सारी स्टडी करी गई है। तो ये आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। ये विश्वास बढ़ाने वाली बात है। सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लग जाएगी, मगर बच्चों का वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है क्योंकि वही देश का भविष्य है। अमेरिका और इजराइल में जहां बच्चों को वैक्सीन लग रही है और स्कूल खुल रहे हैं, वहीं बच्चों की वैक्सीन आने के बाद हिंदुस्तान में भी बच्चों के पुराने दिन लौट आएंगे। पटना में रोहित कुमार सिंह, नागपुर में योगेश पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। दिल्ली के एम्स में बच्चों की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल की जिम्मेदारी डॉक्टर संजय राय के कंधों पर है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। सुनिए। वैक्सीन का ट्रायल दिल्ली के एम्स में शुरू हो चुका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजय राय। सर, यहाँ पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, किस तरीके का प्रोसेस है और कैसे आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं? जो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो होता है सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मैं पहले भी जब एडल्ट की बात हो रही थी कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वह मेन उद्देश्य है। एडल्ट में ऑलरेडी प्रूवन है कि वैक्सीन सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास डेटा नहीं है। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वह डेटा जनरेट करने का है कि बच्चों के लिए क्या वैक्सीन सेफ है तो क्या इफेक्टिव भी है, उसी को देखने के लिए ट्रायल्स हैं। जो आज ट्रायल्स आप लोग कर रहे हैं, कितने बच्चे इसमें शामिल हैं और आगे की क्या पूरी प्रक्रिया होगी इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए? रिक्रूटमेंट होता रहेगा। जब एक सैंपल साइज अचीव हो जाता है तो उसके बाद रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है। उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे उनका फॉलो अप होता है जो चलता रहेगा। फाइनल रिजल्ट वो बताता है कि रियली सेफ्टी है कि नहीं। उन बच्चों का हम मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे एडल्ट में करते रहे वैसे ही बच्चों में भी मॉनिटर करेंगे। इम्यूनोजेनिसिटी भी देखेंगे कि सेफ्टी ही नहीं, अगर सेफ भी है तो क्या बच्चों में देने से फायदा है कि नहीं, क्या एंटीबॉडीज लेवल बन रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर रिजल्ट आता है रिसर्च के बाद कि हाँ सेफ भी है और अगर इफेक्टिव भी है तो शायद रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पर जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे। आज कितने बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में? करीब 25 से 30 को हमने स्क्रीनिंग के लिए बुलाया हुआ है। 3 चरणों में पूरा ये होगा ट्रायल जो होगा, उसमें कितना समय लगेगा और एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या पूरी प्रक्रिया? देखिए पूरी 6 से 9 महीने का प्रक्रिया है लगेगा, क्योंकि फॉलो भी करना होता है, सेफ्टी भी देखना होता है, इम्यूनोजेनिसिटी भी देखना होता है। तो पहले जो है 12 साल से ऊपर, फिर 6 साल से ऊपर, फिर 2 साल से ऊपर के बच्चों का जो है ये प्रक्रिया चलती रहेगी और यह पूरी प्रक्रिया पूरी होने में 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। वैक्सीन जो है कितनी इफेक्टिव है और किस तरीके से ये बच्चों में, जिस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों के लिए नुकसान हो सकता है, कितना इफेक्टिव होगा और तीसरी लहर के बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए जहां तक बच्चों में वैक्सीन इफेक्टिव का बात है वो हमें नहीं पता, सेफ है कि नहीं हमें नहीं पता, उसके लिए ही ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल करने का उद्देश्य होता है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी के बारे में जानना, एफिकेसी के बारे में जानना कि सेफ है वैक्सीन कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, ये जानना। जो सेम वैक्सीन एडल्ट में डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए आइडिया नहीं है, तो ट्रायल्स उसी के लिए हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है।
अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को, बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। उधर कोरोना के खतरे को रोकने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हम आपको एमपी के बैतूल जिले का हाल दिखाते हैं, जहां अफवाह इस कदर हावी है कि 47 गांव में एक भी शख्स वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। कोरोना का टीका नहीं लगाते हम। वो कोरोना जो आदमी लगा रहे हैं ना, वो आदमी मरते जा रहा है। आप लगवाओगे क्या टीका? नहीं, टीका नहीं। अरे टीका नहीं लगाऊंगा भैया। वो टीका लगवाए हो आप? नहीं रे बाप, नहीं लगवाओगे? नहीं। कोरोना का टीका लगवाए? नहीं भाई। क्यों? नहीं कोरोना का टीका हम डर लगता है क्या? नहीं लगवाओगे? नहीं लगा था। डर नहीं लगता? नहीं, मैं टीका नहीं लगाने वाला है। नहीं, अपने वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारा इधर है, हमारा इधर नहीं है। सुन रहे हैं ना इन्हें? ये आदिवासी हैं, ये ग्रामीण हैं, मजदूर हैं। पता नहीं कौन सा भ्रम इनके सीने में भर दिया गया है कि वैक्सीन को ये जहर मान रहे हैं। वैक्सीन नहीं लगवाए? अच्छा, लगवाओगे कि नहीं? कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। सरकारें युद्ध स्तर पर लोगों के टीकाकरण में जुटी हैं, लेकिन इस कवायद के बीच कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कोरोना टीकाकरण की दर 0 है। हमारे जिले में, बैतूल जिले में 1400 करीब गांव है, जिसमें से 47 गांव ऐसे हैं जहां के एक भी निवासी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है। जी हाँ, सही सुना आपने। एमपी के बैतूल में करीब 47 ऐसे गांव हैं जहां एक भी शख्स को कोरोना का टीका नहीं लगा है। अब आपको लग रहा होगा कि शायद इन गांवों तक वैक्सीन ही नहीं पहुंची, इस वजह से यहां टीकाकरण नहीं हो सका, लेकिन वजह कुछ और ही है। बैतूल के गुराड़िया गांव के लोगों की जुबानी ही वो वजह सुनिए। नहीं, अपने वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारा इधर है, हमारा इधर नहीं है। अपने यहाँ कोई कारण नहीं है। हमको कोरोना करना नहीं है, नहीं टीका भी नहीं है। नहीं तो देख, नहीं नहीं आप लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। सुना आपने, कोई कोरोना न होने की बात कर रहा है, किसी के मन में वैक्सीन को लेकर डर बैठा है, तो कुछ गांव वाले तो ऐसे हैं जो वैक्सीन का नाम सुनते ही भाग खड़े हो रहे हैं। नहीं लगाएगी सर टीका। नहीं लगाओगे? आएंगे कोई टीका लगाने से? तो अब जिसको लगाना उनको लगाओ भाई। अब हमको तो नहीं चाहिए भाई सर, वो टीका उका का चक्कर में नहीं रहेगा। कोरोना का टीका लगवाए हो? नहीं भाई। क्यों? नहीं कोरोना का टीका हम लगाता ही। डर लगता है क्या? भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर बैतूल के इस गांव में कोरकू जनजाति के लोग रहते हैं। बार बार स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहां टीका लगाने के लिए जाती हैं, लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। अगर आप देखें गांव की हालत, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहुत ही पिछड़ा हुआ सा ये इलाका है, और बैतूल से करीब 45 किलोमीटर दूर और राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर ये एक छोटा सा गांव है गुराड़िया। यहाँ पे जब हम पहुंचे और हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि कोरोना की वैक्सीन वो लगवाएंगे या नहीं, और क्या वजह है कि वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, तो उनके मन में जो डर था वो साफ निकल के सामने आया। तमाम लोग बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, वो मर सकते हैं, और इसीलिए कोरोना वैक्सीन से फिलहाल तमाम आदिवासी जो हैं इस गांव के, वो बचते नजर आ रहे हैं। इस डर को लेकर गांव के तमाम लोगों से आज तक संवाददाता ने बात की, लेकिन अफवाहें मन में इस तरह घर कर चुकी हैं कि वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। नहीं लगवाओगे? नहीं। डर नहीं लगता कोरोना से? क्यों यार? हम कोरोना का टीका नहीं लगाता, हमारा जंगलों में कोरोना नहीं है। नहीं है हमको। नहीं लगवाओगे टीका? नहीं लगाता। डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, मैं टीका नहीं लगाने वाला है। वैक्सीन पर हर तरह के भ्रम को दूर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी होगी, ताकि गांवों के भीतर ये जो स्थिति इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर बनी हुई है उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा उपाय वैक्सीनेशन ही है, लेकिन उसको लेकर आप देख रहे हैं डर और दहशत का माहौल कई गांवों में है। दिल्ली में जैसे ही तालाबंदी से मुक्ति मिली, बाहर की हवा में सांस लेने के लिए लोग निकल पड़े, इतनी तादाद में कि दिल्ली की सड़कें कारों से पट गईं। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में आज से रौनकें दिखनी शुरू हो गई हैं, लेकिन लोग कोरोना प्रोटोकॉल को भी तोड़ रहे हैं।
जैसे ही तालाबंदी से मुक्ति मिली, बाहर की हवा में सांस लेने के लिए लोग निकल पड़े, इतनी तादाद में कि दिल्ली की सड़कें कारों से पट गई। अब यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो काफी ज्यादा हैवी हो चुका है। आपको बताऊं कि दिल्ली में कोई भी हलचल होती है, आईटीओ उसको बताता है कि किस तरह की दिल्ली में हलचल है। और ये जो ट्रैफिक मूवमेंट आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, ये जो रास्ता है ये विकास मार्ग से आता है। यहाँ पर भी ट्रैफिक मूवमेंट ठीक ठाक है। अगर आप देखें कनॉट प्लेस की तरफ से, तो यहाँ से भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो ठीक ठाक है। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में आज से रौनक दिखनी शुरू हुई। दिल्ली के हौज खास में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई। कुछ गर्मी और कुछ कोरोना का डर था, इसलिए अनलॉक के पहले दिन कनॉट प्लेस वैसे तो गुलजार नहीं दिखा जैसा हमेशा होता है, मगर हाँ, यहाँ भी लोग दिखे, कुछ नियमों को मानते हुए, कुछ नियमों को उधेड़ते हुए। कुछ लोग जागरूक हैं, मास्क पहने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है, तो मास्क वास्क की जरूरत ही नहीं है। मास्क वास्क की तो दिमाग खराब कर गया। काफी देर से बैठे थे, पानी पी रहे थे। अच्छा, और फिर भूल गए थे। ठीक है, ये भी आपको आर्गुमेंट सुनने को मिलेगा, ये भी दलीलें सुनने को मिलेंगी। दरअसल मकसद ये है कि दूसरे चरण का जो प्रकोप लोगों ने देखा है, कितने लोग मारे गए, क्या स्थिति हो गई थी, उसके बावजूद एक लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब लॉकडाउन से जब अनलॉक हुआ है तो ये कोशिश है कि कम से कम लोग नियमों का पालन करें। कुछ लोग मास्क में दिखाई देंगे, बहुत सारे लोग अभी भी बेपरवाह हैं। दिल्ली में आज से मॉल भी शर्तों के साथ खुले हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से लोगों को आगाह किया गया है कि वो नियमों को माने, वरना चालान के लिए तैयार रहें। चालान भी काटा जाएगा, उनको समझाया भी जाएगा, उनको हर एक प्रकार से मदद भी की जाएगी, लेकिन उन्हें इस कोरोना को भगाना होगा। दिल्ली में एक बार फिर से मेट्रो पटरी पर दौड़ने लगी है, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मेट्रो सेवा की शुरुआत कहीं खतरनाक ना हो जाए। वायरस कब ज्यादा म्यूटेट करेगी, ज्यादा इन्फेक्शियस होगी और कम इन्फेक्शियस होगी, अभी हमें नहीं मालूम। तो इसलिए सप्रेस एंड लिफ्ट हमें धीरे धीरे खोलना है। 25% पे खोलना है, 33% पे खोलना है, 50% पे खोलना है। और ट्रेन जो इनर सर्कल में ट्रेन हैं, जैसे मेट्रो हो गई या और इनर सर्कल की ट्रेन को धीरे खोलना है। अभी मत खोलिए, एक हफ्ता और देख लीजिए कि नंबर कम आ रहे हैं, उसके बाद आप खोलिए। दिल्ली के अलावा यूपी के तमाम शहरों में तालाबंदी से राहत मिली। एक लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर जो है धीरे धीरे खुल रहा है। तो नोएडा में किस तरह की तैयारियां हैं? नियम दरअसल इस बार बेहद सख्त होंगे, यानी 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक ही जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकान हैं, बाजार हैं, वो खुल सकेंगे। खुले बाजारों को निगरानी में और सामाजिक दूरी इस बार जाहिर उस पर नजर बनी रहेगी, तो वो निगरानी में खोले जाएंगे। ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं वहां पर भी कुछ नियम तय कर दिए गए हैं, यानी जो लोग आएंगे वो सामाजिक दूरी बनाते हुए आएंगे। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो किसी भी हाल में ना होने पाए। काउंटर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जो लोग आए उनके बीच उचित दूरी हो, मास्क जरूर पहने। शिव की नगरी वाराणसी में पूड़ियों कचौड़ियों की कड़ाही फिर से उबलने लगी और लोग फिर से चौराहों पर नाश्ते का लुत्फ उठाते दिखे। ये तस्वीरें सुकून दे रही हैं। आखिर जिंदगी को पाबंदी की बेड़ियों में कब तक बांधा जा सकता है? लॉकडाउन आखिर कब तक? लॉकडाउन संक्रमण को रोकने का लंबा जरिया नहीं हो सकता। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को हिलाकर रख दिया। लाखों केस, हजारों मौत, देश में हर तरफ त्राही त्राही थी, हाहाकार था। अब नए केस में लगातार गिरावट है, मौत के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, पाबंदियां हटाई जा रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना हमारे आसपास ही है, वो कहीं गया नहीं है। हमारी असावधानी कोरोना को फिर से पांव पसारने का मौका दे सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। नोएडा में आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।